हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे शेखर एक जीवनी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हम अपने चैनल पर कर रहे हैं। और HPSC ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी विषय का जो सिलेबस दिया है उसी के अनुसार आज हमारी क्लास नंबर 34 रहने वाली है। तो अभी तक क्लास नंबर 33 तक मैंने अपलोड कर दी है। और एक कमेंट आया था कि मैम क्लासेस नहीं पता चलता कि कौन सी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ा रही हैं और कौन सी आप TGT PGT एस्टेट के लिए पढ़ा रही हैं। तो जैसे ही आपको वीडियो का थंबनेल मिलेगा, वीडियो के ऊपर सबसे ऊपर तो या सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024। तो आप समझ जाना कि ये सारी वीडियो जो हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं। अगर आपको यहाँ से भी नहीं पता चलता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसी के अंदर ये सारी वीडियोज मैंने संग्रहित कर रखी हैं। उसके बाद भी आपको नहीं मिलता है तो आप चैनल को सबसे पहले, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं लेती कि आपको वीडियोज मिल जाएंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, फिर चैनल की विजिट कीजिए। चैनल में आपको एक लाइन मिलेगी, जैसे यहाँ पर होम लिखा हुआ मिलेगा, फिर वीडियोज मिलेंगी, फिर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, फिर आपको पोस्ट मिलेगा। तो आप पोस्ट पर जाइए, या यहाँ पर कम्युनिटी भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप कम्युनिटी पे जाइए। और कम्युनिटी को नीचे तक देखना, मैंने वहाँ पर इस प्लेलिस्ट का कल ही मैंने एक लिंक भी डाल दिया था, तो वहाँ से आप सारी क्लासेस दे सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे शेखर एक जीवनी। तो आप देख रहे होंगे कि शेखर एक जीवनी ये आपके सिलेबस जो HPSC ने दिया है वो सेम सिलेबस UGC नेट का भी सिलेबस है। तो यूनिट नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 5 जो है सबसे मुश्किल और सबसे बड़ी यूनिट थी, वो हम ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है और वीडियोस भी मैंने प्लेलिस्ट में सेव कर दी हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत 13 उपन्यास है, जिसमें से हम 3 उपन्यास पढ़ चुके हैं। टोटल 10 उपन्यास बचे हैं। 3 उपन्यास में देवरानी जेठानी की कहानी, और दूसरे नंबर पर परीक्षा गुरु, फिर मैंने पढ़ाया बाण भट्ट की आत्मकथा, और चौथा उपन्यास आज हम पढ़ेंगे शेखर एक जीवनी। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी भाग 1 ये आगे का है। तो शेखर एक जीवनी जो है ये 2 भागों में प्रकाशित एक उपन्यास है। तो इसका भाग 1 आपके सिलेबस में दे रखा है और उसे ही हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है। तो ये आगे ने लिखा है, और आगे के पूरे नाम पर प्रकाश डालें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे इनका पूरा नाम है। पूछा जाता है ये नाम, मेरे से इंटरव्यू में पूछा था, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। तो आगे द्वारा लिखा उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 सन 1941 में प्रकाशित हुआ। थोड़ा सा आगे जी के ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगी। वैसे तो मैंने सारी वीडियोस में मैंने बता रखा है कि आगे जी जो हैं प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोग में विश्वास रखते हैं। प्रयोग का मतलब है कि इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी उनमें नए नए प्रयोग का प्रयोग किया। नए नए प्रयोग का मतलब है नए नए प्रतीक, नए नए जो है प्रतीक का मतलब उपमान, नए नए उपमानों का प्रयोग किया, नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया, तो इसलिए इसे प्रयोगवाद कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आगे के समकालीन जो भी साहित्य लिखा गया उसमें प्रयोगवाद की प्रवृत्ति प्रमुख थी। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है इसके पहले भाग का प्रकाशन हुआ 1941 में। एक का मतलब 41, एक एक पीछे है तो एक जीवनी, ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, अब देखते जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि शेखर एक जीवनी की जो कथा वस्तु है, कथा सार है, वो क्या है, इसके पात्र कौन कौन से हैं, कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो जिनसे आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन सकते हैं, तो इस पर प्रकाश डालेंगे। और प्रमुख कथन कौन कौन से हैं। अगर कथन की बात करूं तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम महत्वपूर्ण कथनों पर प्रकाश यहाँ पर डालेंगे। शुरू करते हैं।
शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है। हाँ, आगे के बारे में बता रही थी कि आगे जो है ना, हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत 3 कवि प्रमुख रूप से ऐसे हैं, 3 लेखक जिनका मनोविश्लेषणवादी लेखकों में नाम लिया जाता है। तो जिसमें एक तो आगे हैं, एक इलाचंद्र जोशी और एक जैनेन्द्र। ठीक है, अब मनोविश्लेषणवादी क्या है? जैसे मन का विश्लेषण, आप समझ रहे होंगे, मनोविश्लेषणवादी का मतलब है मन का विश्लेषण करते हुए जो रचनाएं लिखी जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी जो रचनाएं होती हैं, यानी कि जो रचनाएं मनोविश्लेषणवादी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में जो लेखक होता है, वो जो पात्र है या जो कथा नायक है, जो प्रमुख नायक है, उसके जो हृदय के जो विचार हैं उनकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश ये लेखक करता है और उसी को पाठकों के सामने भी रखता है। उन जो पात्र है उसकी गहराइयों का, हृदय की गहराइयों से उसके भावों की गहराइयों तक पहुंचकर उसका विश्लेषण करता हुआ रचनाएं लिखता है, वही मनोविश्लेषणवादी रचनाएं कहलाती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स कम होता जा रहा है, इसलिए मैं भी आनाकानी करने लगी वीडियोस डालने में, क्योंकि एक आध बच्चे ही हैं जो कमेंट करते हैं कि मैम वीडियो ठीक है या अच्छी है। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छी ही बताएं, इससे बस मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, मेरा मनोबल बढ़ता है और अगली वीडियो बनाने के लिए मुझे आकर्षित करता है। ठीक है, तो यही चाहती हूँ मैं कि आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं ये जज कर सकूं कि हाँ, जो मुझसे जुड़े हुए पाठक हैं या जो कैंडिडेट है जो तैयारी करना चाहते हैं वो काफ़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। इससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ और मैं ये भी अंदाज़ा लगा सकूँ कि कितना इंटरेस्ट ले रही हैं और कितने स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ताकि ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे तो मैं ज़्यादा तल्लीनता के साथ वीडियोज़ आपके लिए डालूंगी। ठीक है, बस इतना सा मोटिवेशन है और मेरा कोई खास मोटिवेशन इसके पीछे नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जो शेखर एक जीवनी उपन्यास है वह काफ़ी चर्चा में रहा और एक विवादित उपन्यास भी है, मतलब इसके ऊपर काफ़ी विवाद भी होते रहे हैं, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं आज्ञे की जीवनी मानते हैं। जब विवाद है और चर्चा का विषय है तो सीधी सी बात है कि किसी ने कुछ कहा होगा और किसी ने कुछ कहा होगा। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है ये खुद आज्ञे के बारे में इसमें बताया गया है। आज्ञे स्वयं इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन जो आज्ञे जी हैं वो स्वयं इस बात से मना करते हैं। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है, जैसा कि मैंने आपको इसके डिफाइन आपको इसका पहले ही बता दिया। मनोविज्ञान कह दे चाहे मनोविश्लेषणवादी कह दे, तो आज्ञे जी जो हैं एक मनोविश्लेषणवादी लेखक हैं। तो इनके जो उपन्यास है उनको मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा गया है। ये उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को तो सामने लाता ही है। ध्यान रखना, जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास होते हैं उसमें मैंने अभी अभी आपको बताया था कि व्यक्ति के अंदर जो भी द्वंद्व चल रहे होते हैं उन्हें ही सामने लेकर आते हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यास। साथ ही अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्व साथ ही क्या करते हैं, मतलब व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्व को तो उजागर करते ही करते हैं ये लेखक, साथ ही उस समय के कुछ, मतलब उसके आसपास के जो कुछ विचारों के द्वंद्व हैं, जैसे व्यक्ति और समाज है, स्त्री और पुरुष है, पाश्चात्य और भारतीय सभ्यता लगा लें या संस्कृति लगा लें, नैतिक और अनैतिक का भी टकराता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के आंतरिक द्वंद्व को तो उजागर करता ही करता है, साथ में उस समय जो कुछ भी वैचारिक द्वंद्व होते हैं उसके आसपास, चाहे व्यक्ति और समाज को लेकर कोई द्वंद्व हो, चाहे स्त्री और पुरुष को लेकर कोई द्वंद्व हो, चाहे पाश्चात्य और भारतीय सभ्यता या संस्कृति को लेकर कोई द्वंद्व हो, फिर किसी बात की नैतिक और अनैतिकता को लेकर कोई द्वंद्व हो, तो इन सभी प्रकार के द्वंद्वों को उजागर करते हैं। द्वंद्व का मतलब टकराहट जो होती है विचारों में, उनको उजागर करते हैं। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है। ध्यान से पढ़ते जाना है, पेशेंस के साथ पढ़ना है, अंत तक पढ़ेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अंत तक वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा, और फिर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे।
तो इसमें ये बताया कि शेखर जो है इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है और शेखर जो है उसके मन में जितने भी जिज्ञासाएं हैं, जिज्ञासा मतलब जिनको जानने की कोशिश करता है शेखर, उन सभी जिज्ञासाओं को वह स्वयं ही शांत करना चाहता है। परंपरागत अनुभव मतलब कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें परंपरा से मिले हुए होते हैं। परंपरागत अनुभवों और ज्ञान की अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है, मतलब उन जो परंपरागत अनुभव जो चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको अपने ज्ञान की कसौटी के आधार पर परखना चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। मतलब इस उपन्यास के अंतर्गत जो शेखर नामक जो पात्र है, स्व मतलब स्वयं की खोज का प्रतीक है कि कोई मनुष्य अपने खुद की, अपने अस्तित्व की, अपने खुद की खोज करे तो वह इसका प्रतीक है शेखर। ठीक है, मतलब वो खुद की खोज करना चाहता है कि मैं स्वयं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। अस्तित्ववाद भी प्रयोगवाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति थी। ठीक है, शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, देखो हमारे समाज में जब बच्चा छोटा रहता है तो बालपन में उसके ऊपर कौन कौन से फर्क पड़ते हैं, कौन किन किन बातों का असर पड़ता है। तो शेखर भी जो है ना, शेखर के माध्यम से ही कि बचपन में पड़ने वाले काम, अहम काम मतलब काम वासना, अहम का मतलब अहंकार और भय जो है, इन तीन चीज़ों का बच्चे के जब वो बालपन में होता है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है कि बच्चा जब कोई भी, शेखर के माध्यम से जो आगे जी हैं वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में जितने भी बालपन है या जो किशोर हैं उनके ऊपर काम वासना का, अहम भाव का और क्रोध का, भय, डर का क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। इन्हीं सब बातों पर इस उपन्यास में विचार किया गया है। तो आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है वह 4 खंडों में विभाजित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है वो 4 खंडों में विभाजित है। तो 4 खंड कौन कौन से हैं? उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, ठीक है, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। ध्यान रखना है कैसे, सबसे पहले उषा होती है और उषा कौन करता है? ईश्वर करता है। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ। जब उषा कर देते हैं ईश्वर तो बीज जो है अंकुरित हो जाता है। बीज अंकुरित हो जाता है तो उससे हमारी प्रकृति बनती है और प्रकृति के अंदर किसका प्रादुर्भाव होता है? पुरुष का हो जाता है। और पुरुष जब समाज में आता है तो उसके सामने कुछ परिस्थितियां होती हैं। कुछ इसी प्रकार से ये इसमें कहना भी चाहता है। ठीक है, तो इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण, बाल मतलब बच्चे, बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोर अवस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। ठीक है, क्या क्या हुआ है इसमें? एक तो जो बालपन में होता है उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है कि जब बच्चा बाल अवस्था में होता है तो उसके ऊपर, उसके मन में क्या क्या कुछ होता है, उस सब का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया है। दूसरा, जब वही व्यक्ति जब किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उसके अंतर्गत उसके मन में क्या अहम होता है, कौन सी भावना होती है, काम भावना कैसी होती है, कौन कौन से द्वंद्व उसके मन में चलते हैं, इसका वर्णन किया गया है। क्रांति की भावना, आप देख रहे होंगे कि किशोरों के खून में बहुत उबाल होता है, उनके मन में क्रांति की भावना उत्पन्न होती है। विद्रोही चेतना का रूप होता है, मतलब जो संसार में वो अपने प्रति जो गलत होता हुआ देखते हैं उसके प्रति जो विद्रोही चेतना भी उनमें विद्यमान रहती है। और प्रेम की भावना तो हर जगह होती ही होती है। प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। बहुत ही आराम से मैं इसे पढ़ा रही हूँ क्योंकि एक लंबी यात्रा हमें पार करनी है इस उपन्यास की। इस उपन्यास को पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। पूर्व दीप्ति मतलब फ्लैशबैक जो शैली होती है, आप देखते होंगे फ्लैशबैक शैली वह होती है जिसमें व्यक्ति क्या करता है कि अपने पीछे की बातों को स्मरण करता है। ठीक है, तो उसे पूर्व दीप्ति शैली कहते हैं हिंदी में। तो
तो ये प्रश्न पूछा जाता है, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कौन से शैली में लिखा गया है? तो एक फ्लैशबैक पद्धति कह दें, चाहे पूर्व दीप्ति शैली कह दें, इसमें लिखा गया है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा उपन्यास है कि जिसको प्रकाशमान पुच्छल तारा कहा गया है? तो वह है शेखर एक जीवनी। तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या क्या मैंने अभी सारी बातें बताई है। तो मैंने क्या बताया कि इसमें क्या कहा गया है कि शेखर नाम का एक पात्र है जो अपने स्व को, अपने अस्तित्व को जानना चाहता है, और इसमें एक व्यक्ति के मन में जो अहम भाव होता है, जो काम वासना होती है और जो भय होता है, उसका चित्रण किया गया है। ठीक है। और शेखर जो अपने खुद की खोज करना चाहता है और उसके दाएं बाएं के जो विचार हैं उनके बीच में भी द्वंद्व चलता है। और जो शेखर जीवनी उपन्यास है वह 4 खंडों में विभाजित है, ये चारों मैंने बताया। और इस उपन्यास के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान का चित्रण, बाल के बाद किशोर अवस्था आती है तो किशोर अवस्था का चित्रण, फिर किशोर के अंदर क्रांति की भावना पैदा हो जाती है और वह विद्रोही प्रवृत्ति का हो जाता है। और विद्रोही प्रवृत्ति के बाद प्रेम भी, किशोर जो अवस्था होती है उसमें प्रेम की भावना का भी चित्रण किया गया। मैं साथ साथ आपको ट्रिक भी बताती जा रही हूँ। ठीक है। अब कुछ इसके प्रमुख पात्र देखते हैं। तो मुख्य पात्र है पुरुष पात्र। पुरुष पात्र में मैंने शेखर बताया। शेखर इस उपन्यास का नायक है और वह अपनी खुद की खोज करना चाहता है, बंधन मुक्त रहना चाहता है। इसके माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय का चित्रण किया गया है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। और हरिदत्त नामक का जो पात्र है वह शेखर के पिता जो अनुशासन प्रिय थे। ठीक है। तो 2 प्रमुख पुरुष पात्र हैं, एक तो शेखर और एक हरिदत्त। तो शेखर के पिता का नाम है हरिदत्त जो अनुशासन प्रिय हैं, और शेखर की कुछ विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं चरित्र की, तो ये आप देख सकते हैं। स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? सारे शय नाम से हैं, ध्यान रखना, मेरे नाम राशि हैं सारे। सरस्वती, शारदा, शशि और शांति। सरस्वती, शारदा, शशि और शांति, ये 4 पुरुष पात्र, स्त्री पात्र हैं और प्रमुख पात्र हैं। तो सरस्वती कौन है? शेखर की बहन जो उसकी प्रेरक मूर्ति और गुरु भी है। मतलब ये प्रेरणा के रूप में है शेखर की लाइफ में, जीवन में। जो सरस्वती नामक उसकी बहन है वो प्रेरक मूर्ति है और गुरु भी है शेखर की। जो शारदा कौन है? शारदा एक मद्रासी परिवार की लड़की जिसके प्रति शेखर आकर्षित रहता है। वह स्वभाव से चंचल तथा स्पष्टवादी है। जो शारदा नाम की स्त्री पात्र है वह स्वभाव से चंचल है, स्पष्टवादी है और शारदा के प्रति शेखर आकर्षित भी है। और ये लड़की जो है ये मद्रासी परिवार की लड़की है। और सरस्वती कौन है? शेखर की बहन है, शेखर की गुरु है, प्रेरक मूर्ति है। ठीक है। शशि कौन है? उपन्यास की नायिका। आप देखो, आपसे पूछ ले कि शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास की नायिका कौन है, तो ऑप्शन में आपको शारदा दे दे, सरस्वती दे दे, शशि दे दे। है तो शारदा भी, लेकिन ये नायिका नहीं है। ठीक है। तो नायिका कौन है? शशि है, शेखर की मौसेरी बहन है जिसके प्रति शेखर आकर्षित है। ठीक है। तो मौसेरी बहन हमारे समाज में तो ऐसा ठीक नहीं समझा जाता है। जो मौसेरी बहन, तो उसकी खुद की बहन ही हो गई, मौसेरी बहन की तरफ आकर्षित है। और शांति कौन है? शांति नाम की भी एक लड़की है जो 18-19 वर्ष की है और तपेदिक रोग से पीड़ित है। ध्यान रखना है, 4 स्त्री पात्र प्रमुख है। सरस्वती, शारदा, ये सरस्वती माँ के पर्यायवाची हैं, ये शारदा, शशि और शांति। ठीक है। गौण पात्र कौन कौन से हैं? शेखर की माँ मणिका, कुमार, प्रतिभा, ईश्वर दत्त, प्रभु दत्त और रवि दत्त। 3 दत्त हैं, ईश्वर और प्रभु एक समान ही पर्यायवाची हैं, और रवि दत्त। कुमार, प्रतिभा, शेखर की माँ और मणिका और चंद्र। देखो, रवि सूर्य और ये चंद्र दोनों ही आ गए हैं। ठीक है। और ईश्वर और प्रभु। और कुमारों के अंदर क्या होती है? प्रतिभा। और शेखर की माँ और मणिका, ऐसे याद कर लें, ये गौण पात्र हैं। विशेष बात क्या है इसके अंतर्गत? यह उपन्यास फ्लैशबैक अर्थात पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है, इस पे चर्चा कर चुके हैं। उपन्यास में आगे ने उस समय के राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता एवं क्रांति की विचारधारा को व्यक्त किया है, ये विशेष बात है। और अब हम देखते हैं कि जो 4 खंडों में विभाजित है उनमें क्या कुछ कहा गया है। इस उपन्यास पर रोमा रोला के ज्या किस्टोंग
कि स्टोक का प्रभाव है। मतलब जो रोमा रोला जो कवि है या लेखक है, इस उपन्यास पर रोमा रोला के ये जो लेखक है, इसका एक ये उपन्यास है ज्यों कि स्टॉक, इसका प्रभाव इस पर पड़ा हुआ है, इस उपन्यास पर। हिंदी का प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। हिंदी का प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास पूछे तो आपको बताना है शेखर एक जीवनी, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1941 में, प्रथम भाग का। बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग मिलता है, ये प्रमुख विशेष बातें हैं, आपको याद रखना है। इस उपन्यास की विशेषता ये है कि इसमें बिंब और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। एक मनोविज्ञान हिंदी का प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और रोमा रोला के ज्यों कि स्टॉक उपन्यास का इस पर प्रभाव देखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं कथासार। इस उपन्यास में शेखर विद्रोही व्यक्तित्व एवं बौद्धिक संघर्ष। विद्रोही क्या होता है? जो विद्रोह करता है, जो नायक को पसंद नहीं है, जो समाज में उचित नहीं है, उसके प्रति विद्रोह। तो विद्रोही व्यक्तित्व का है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अन्याय को, शोषण को या किसी भी असत्य या मतलब जो घटना, जो बात सही भी नहीं है, उसे चुपचाप सहन कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम विद्रोही प्रवृत्ति का नहीं कहते। कुछ मेरे जैसे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो उसका विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, तो वो विद्रोही व्यक्तित्व के लोग होते हैं। और इस उपन्यास में शेखर के विद्रोही व्यक्तित्व एवं बौद्धिक संघर्ष, बौद्धिक मतलब उसकी बुद्धि में, उसके दिमाग में जो संघर्ष चल रहा है, उसका चित्रण पूर्व दीप्ति शैली में हुआ है। उपन्यास का आरंभ शेखर को फांसी की सजा से ठीक पहले की रात जेल में उसके द्वारा अपने जीवन के पूर्व घटित घटनाओं को याद करने से होता है। देखो आप, ये 2 लाइनों से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि एक व्यक्ति है जो मतलब जेल में उसके द्वारा शेखर को फांसी की सजा से ठीक पहले, अगले दिन उसे फांसी लगनी है, पहले दिन रात के टाइम वो जेल में है और उस समय आदमी लेटा लेटा या बैठा बैठा उसे पता है कि कल तो तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में वो अपने पीछे बिताए हुए पूरे जीवन का स्मरण करता है। सेम वही बात इसमें है। उपन्यास का आरंभ भी यहीं से होता है कि शेखर जेल में है और फांसी की पहली रात वह सोच रहा है ये सारी बातें, तो इसलिए इसको फ्लैशबैक पद्धति में लिखा गया उपन्यास कहा गया है। वह सबसे पहले किसको याद करता है? शशि को याद करता है। शशि कौन है? शेखर की मौसेरी बहन है, जिसके प्रति वह आकर्षित था। फिर शैशव अवस्था में जब वह 8 वर्ष का था, बहन सरस्वती की याद आती है। ये भी बताया था, जिसे वह अपने गुरु मानता था। जब वह शैशव अवस्था में था, यानी कि शिशु अवस्था में था, जब वह 8 वर्ष का था, तो वह अपनी बहन सरस्वती की याद करता है। इसके बाद वो शारदा को याद करता है। फिर उसे माता पिता के प्रति धिक्कार की भावना जगाने वाली घटना याद आती है, वह अपने माता पिता को धिक्कारता है। ठीक है, और किस किस की याद आती है? ये पहले ही खंड में, ये किस में पढ़ा हमने? कथा का सार है शुरुआत में ही। और कथा की शुरुआत, इस उपन्यास का प्रारंभ कहाँ से होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब पहला खंड क्या है कि शेखर अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्कूल नहीं जाता था। यानी कि शेखर याद करता है कि जब वह बचपन में वो विद्रोही प्रवृत्ति का था, जिसके कारण वह स्कूल में नहीं जाता था और शिक्षकों को परेशान करता है। छोटी उम्र में अकेलेपन का अनुभव करता है, ईश्वर को नहीं मानता है, अपनी बहन सरस्वती से आकर्षण का अनुभव करता है। ध्यान रखना है, शेखर जो है वो स्कूल में जाना उसे पसंद नहीं होता है, वह स्कूल नहीं जाता है और टीचर जब उसे कहते हैं कुछ तो वह टीचरों को भी, शिक्षकों को भी परेशान करता है और वह विद्रोही प्रवृत्ति का है और ईश्वर को भी नहीं मानता है। और जब वह पहला ही खंड इसमें बताया कि जब वह स्कूल में जाता है, 8 वर्ष का होता है, तो आप समझ सकते हैं कि छोटा ही होता है और उस अवस्था में वह अपने आप को अकेला अनुभव करता है। दूसरा खंड क्या है? विदेश के प्रति उसका मन घृणा के भाव से भर जाता है। मतलब विदेशियों के प्रति उसके मन में काफ़ी घृणा है। वह गांधी जी को अपना आदर्श मानता है, अपना भाव प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय नाटक भी लिखता है। ठीक है, तो इसमें पूछ सकते हैं कि शेखर एक जीवनी में शेखर का आदर्श कौन है, तो आदर्श वह गांधी जी को मानता है। तीसरे खंड में क्या है? नास्तिक है, शेखर विश्वास नहीं रखता है ईश्वर में। नास्तिक शेखर अपनी बहन सरस्वती को अपना प्रेरक गुरु मानता है। उसी समय जब वह दक्षिण में रहता है, उसके जीवन में शारदा का प्रवेश हो जाता है। दक्षिण मतलब
ये मद्रास की बताई है ना, शारदा जो है एक मद्रासी परिवार की लड़की है। तो दक्षिण में जब शेखर रहता था तो शारदा से उसकी मुलाकात होती है, शारदा उसके जीवन में प्रवेश हो जाता है जो शेखर को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके बाद शेखर मैट्रिक की परीक्षा देने लाहौर जाता है जहां उसे शशि मिलती है, यानी कि शेखर सबसे पहले शारदा से मिलता है और शारदा की तरफ आकर्षित भी होता है। लेकिन वो जब मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए लाहौर जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात शशि नाम की लड़की से होती है और जब वह वहाँ से लौटता है तो शारदा और उसका परिवार जा चुका होता है। यानी कि लाहौर से जब वह परीक्षा देकर वापिस आता है दक्षिण भारत में तो देखता है कि शारदा और उसका परिवार जा चुका होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये शारदा के प्रति आकर्षित था और वापिस आकर देखता है तो शारदा और उसका परिवार मिलता ही नहीं है। और ऐसा ही कुछ आज के युवाओं में भी होता है। ये आकर्षण जो है ये थोड़े से समय का होता है, क्षणिक होता है। ठीक है, देखो ये कैसा व्यक्तित्व है जो वो मैट्रिक की परीक्षा देने जाता है तो शशि से मिल जाता है और शशि के प्रति भी आकर्षण हो जाता है। ठीक है, इसी खंड में शेखर को स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में भी ज्ञान होता है कि ये आकर्षण क्या चीज़ थी, क्यों होता है, तो ऐसे संबंधों के बारे में उसे ज्ञान हो जाता है। उसके बाद चौथा खंड आता है कि मद्रास में शेखर द्वारा कॉलेज में बिताए दिनों का वर्णन है। चौथे खंड में क्या है, तीसरे में याद रखना है लाहौर मैट्रिक। ठीक है, मद्रास में शेखर द्वारा कॉलेज में बिताए दिनों का वर्णन है जहां उसकी उम्र 15 वर्ष की रहती है। अब कॉलेज में वह 15 साल का है। मद्रास में वह कुमार नामक लड़के से मिलता है। कुमार हमने जब गौण पात्र पढ़े थे, कुमार, प्रतिभा, ये पढ़े थे ना, ये ध्यान रखना है। कुमार नामक लड़के से जब उसका मिलन होता है तो वो कहाँ पर होता है, मद्रास के कॉलेज में होता है। उसमें समाज सेवा की भावना भरने लगती है। जब वह कुमार नामक लड़के के संपर्क में आता है तो शेखर के अंदर समाज सेवा की भावना जो है घर करने लगती है। परीक्षा के दिनों में त्रिवेंद्रम जाने पर शेखर पुनः शारदा से मिलता है। जब वह त्रिवेंद्रम परीक्षा देने जाता है तो फिर से शारदा से मिलता है, परंतु शारदा की बातों से शेखर को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। इस घटना के प्रभाव से वह मद्रास को छोड़ देता है और शारदा को भी छोड़ देता है। ठीक है, देखो बहुत ही ध्यान से समझते जाना, सब कुछ समझ में आ रहा है। इस उपन्यास में शेखर के बचपन से लेकर उसके कॉलेज में बिताए गए जीवन का चित्रण है, ये भी आप समझ गए होंगे। और 15 वर्ष तक का चित्रण है। जब 15 साल तक का कोई बच्चा होता है उसके विचारों में क्या ही टिका हुआ होता है, बहकतेपन की उम्र होती है, बहकते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है, आप समझ गए होंगे। सभी बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं। प्रमुख उद्धरण कौन कौन से हैं, प्रमुख उद्धरण का मतलब प्रमुख कथन कौन कौन से हैं इसके, इस उपन्यास के। तो काफ़ी कथन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ क्योंकि उपन्यास को पूरी को पढ़ना तो थोड़ा सा अभी मुश्किल है। अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उपन्यास भी पढ़ा दूंगी, चाहे 3 दिन में एक उपन्यास पूरा हो। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे तो भी। प्रमुख उद्धरण का मतलब है कथन। इस उपन्यास के अंदर वो कथन जो परीक्षा उपयोगी हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। वेदना कब होगी, वियोग में वेदना होगी। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। ठीक है, क्रांतिकारी अंतोतगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता, वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो ये तो भाई हमें वहीं से पता चले जब इस उपन्यास को पढ़ें। वहाँ बैठा स्वप्न देखा करता है और शशि स्वयं चित्र की तरह न आकर उसे आलोकित करने वाले प्रकाश की तरह आती है, विचार न होकर अनुभूति रहती है। तो ये शेखर के विचार हैं। और उसके बाद इसमें ये नहीं बताया हुआ कि ये किसका विचार है। अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता, चूहा होता, दुर्गंध में कीड़ा कृमि होता, बनिस्बत इसके कि मैं वैसा आदमी होता जिसका विश्वास नहीं है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते हैं। ये भी शेखर का ही विचार है। विद्रोह बुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष के सामर्थ्य से, जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं है, उसका अभिन्नतम अंग है। देखो इनमें तो फिर मैं ना वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, वही बात हो जाती है कि इससे अच्छा फिर हम पूरा उपन्यास पढ़ लें। लेकिन कुछ प्रमुख कथन है जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, और आप यहाँ से देख सकते हैं
फिर मैंने बताया था आपको कि जब सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो हम इन चीज़ों को दोबारा एक बार फिर से उठा लेंगे, क्योंकि एक बार हम स्क्रीनिंग की तैयारी कर लेते हैं। वैसे कंटेंट मैं आपको पूरा अभी दे रही हूँ, तो आप ये देख सकते हैं, ये सारे हैं। देखो, शेखर ने देखा उसके संसार के अलावा एक और संसार है जिसमें पक्षी रहते हैं, जिसमें स्वच्छंदता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह है, जिसमें सोचने की या खेलने की आबाद स्वतंत्रता है, जिसका एकमात्र नियम है वही हो जो कि तुम हो, और वह संसार उसके लिए एक स्वर्ग, एक अत्यंत वांछित। ये शेखर जो देखता है, शेखर के विचार हैं ये, ठीक है। तो ये देख सकते हैं भाई, इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। ये सरस्वती कहती है शेखर से, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इसमें सारा दिया हुआ होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं किसी और बुक से आप लोगों के लिए जो प्रमुख उद्धरण है ये लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ये ज़रूरत है तो मैम ज़रूर लेकर आइए, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी ये। बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता था, देखिए मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी है तब पक्षपात लेकर चलता ही है, प्रिजुडिस्ड होता ही है। तो ये क्या है, शेखर कहता है अपने पिता से। जीवन वैचित्र्य का दूसरा नाम, भाई ये पढ़ लेना, ठीक है। मैं अब इनमें वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, और पढ़ने को फिर यही है कि उपन्यास पूरा ही पढ़ा जाए तो ठीक है। उपन्यास कोई पूरा पढ़ाऊंगी। कुछ प्रमुख है, ये है कुछ प्रमुख वाक्य हैं जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ। वाक्य आप देख सकते हैं। भाई मैं नहीं चाहती कि मेरा मन नहीं कर रहा तो कोई और तो इसे पढ़े। ये हैं राघवन से शेखर कहता है, ठीक है, और यहाँ पर नाम दिए गए हैं, और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाते हैं। बस यही थे सारे, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने कंटेंट आपसे एक भी नहीं छुपाया, सारा आपको दिखा दिया है। और सब्जेक्टिव की अभी हम तैयारी कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको सारा यहाँ से बता दिया है। और इसी तरीके के प्रश्न पूछते हैं। जो स्क्रीनिंग पेपर आता है वो इजी आता है, आप चिंता ना करें। स्क्रीनिंग पेपर कभी भी हार्ड नहीं आता है, लेकिन हाँ बीच में से ज़रूर प्रश्न पूछती है HPSC, इसलिए हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी का जो दूसरा भाग है वो कब प्रकाशित हुआ, और ये आपको बताना है। अगला प्रश्न यही है, देखते हूँ कौन कौन कमेंट करता है, ठीक है।